पर्पस क्या है सैम्पलिंग का, हम लोग क्यों करते हैं, रीजंस बिहाइंड कि हम लोग को किस चीज को ध्यान में रखते हुए सैम्पलिंग करते हैं, मतलब डू वी हैव अदर ऑप्शन ऐसा कंसिडर करके व्हेन वी नीड टू डू सैम्पलिंग। फिर हमने सेंसस के बारे में पढ़ा था सैम्पलिंग के रिस्पेक्ट में भी, और वो कैसे डिफरेंस होता है सैम्पलिंग और सेंसस के बीच में, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। कब हमें सिर्फ और सिर्फ सेंसस की तरफ जाना चाहिए और कब हमें सैम्पलिंग करना चाहिए, हमने ये भी डिस्कस किया था। देन वी हैव एडवांटेजेस, सैम्पलिंग प्रोसेस, यस, जब भी हम कोई सैम्पलिंग करते हैं तो वी डू नीड टू फॉलो सम स्टेप्स। तो सैम्पलिंग करने के पहले आपके पास डिफरेंट टाइप के 5 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना है। वो पढ़ा था, उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट स्टेप था पॉपुलेशन, उसके बारे में पढ़ा था कि हमें मतलब डिफाइन करना है कि हमें किस एरिया से, किस एलिमेंट से हमें अपने सैम्पलिंग को करना है सबसे पहले एज पर द रिक्वायरमेंट। देन वी नीड टू डिफाइन अ फ्रेम कि कितने किस एग्जैक्टली फ्रेम को हमें कंसिडर करना है। उसके बाद वी डू हैव सम सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें हमारे पास 2 टाइप की टेक्निक्स थे, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। और इन दोनों के भी अंदर हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर भी 4 टाइप की सैम्पलिंग पढ़ी थी और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर भी 4 टाइप्स की सैम्पलिंग पढ़ी थी। जिसमें हमारे पास सबसे पहले था रैंडम सैम्पलिंग, दैट इज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये सारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हमने पढ़ा था। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। उसके बाद हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर था हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। हमने ये सारी पढ़ी थी। फिर कुछ फैक्टर्स थे विच वी नीड टू कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग आवर सैंपल और व्हाइल कंसिडरिंग आवर सैंपल, एंड एट द लास्ट मैंने जितने भी जो भी पढ़ाया था उसका कंक्लूजन किया था, और यही पे हमारा कल का लेक्चर एंड हो गया था। यस, तो अभी तक हमने ये जो हमारी सैम्पलिंग की स्टेप्स थी उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है, सेकेंड स्टेप पढ़ लिया है, थर्ड स्टेप में हमने इसके टाइप्स पढ़ लिए थे और इसके टाइप्स पढ़ लिए। Then the fourth step is determine appropriate sample size, कि हमें एग्जैक्ट क्या सैंपल साइज कंसिडर करना है। और लास्ट स्टेप है एग्जीक्यूट अ सैम्पलिंग डिजाइन, मतलब जो भी हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम आर डिफाइंड फॉर द सिलेक्टेड सैंपल साइज, उससे हमें जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना है उसको सिस्टमैटिकली हम एग्जीक्यूट कर ले। ये डायग्राम है, दिस इज आई थिंक, वेट, लेट मी डिवाइड देम। This one is a probability sampling and this one is the non-probability sampling. ये डायग्राम था इन रैंडम, मुझे अच्छा सा लगा, जो आप समझने के लिए यूज कर सकते हो। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडमली किसी को भी पिक कर लेते हैं इन जनरल। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या है, वी डू हैव सम, ये सैंपल साइज है, अपने पास पॉपुलेशन साइज है, उससे हम एक पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पोजीशन ऑब्वियस है कि हम रैंडमली चूज करते हैं, और उसके बाद फिर हम वो इंटरवल को फॉलो करते हुए सैम्पलिंग करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, अपने सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। स्ट्रैटिफाइड में पहले हम 2 स्ट्रैटा डिजाइन, 2 इन द सेंस यहाँ पे ग्रीन और ब्लू है, बट इन जनरल हम पहले स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटा डिजाइन कर लेते हैं, ग्रुपिंग सैम्पलिंग। द फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस टाइप, इस बेचारे को सैंपल करना था, इसके आसपास जितने भी था उसको उसने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। ये है दिस वन इज पर्पसिव टाइप, मतलब जो भी उसने जो भी उसको रिक्वायरमेंट थी उससे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। स्नोबॉल में क्या था, एक को इसको सेलेक्ट किया उसने, उसने इसको सेलेक्ट किया, फिर उसने किसी और को सेलेक्ट किया, मतलब ऐसा करके 1 by 1 करके अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम लोग सिलेक्शन करते हैं सैंपल्स का। और कोटा टाइप में भी था हमने कोटा को डिफाइन कर लिया और फिर कुछ सिलेक्शन कर लिया, मतलब कोटा इन द सेंस की किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और देन उनमें से सिलेक्शन कर दिया। दैट लाइज अंडर
quota sampling. Here we have fourth step, determining the sample size. तो यदि आपको आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आपको कितना सैंपल साइज कंसिडर करना चाहिए while sampling, तो मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हाउ मेनी कंप्लीटेड क्वेश्चन है आपको चाहिए, जिसको मतलब जिससे वो पूरा का पूरा सैंपल या फिर जो आपने पर्पस डिफाइन किया हुआ है, जो आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एग्जैक्टली कितने सैंपल की जरूरत होगी। इसी के बेस पे हम सैंपल साइज को डिफाइन करते हैं। हाँ, उससे थोड़ा ज्यादा चल सकता है बट कम लेना सही नहीं होगा। जनरली द लार्जर इज द बेटर बट टेक्स मोर टाइम एंड मनी, इट्स अ फैक्ट, बट स्टिल जब भी आपको सैंपल साइज लेना है तो उसको थोड़ा ज्यादा लो एज कंपेयर टू कि आप लेस सैंपल साइज के साथ लेस डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाओ। और ये आंसर्स किस पे डिपेंड करता है कि हाउ डिफरेंट और डिस्पर्स्ड इज द पॉपुलेशन, मतलब जो भी आपके पास पॉपुलेशन है वो कितने डिस्पर्स्ड है, कितनी एक दूसरे से रिलेटेड डिफरेंट है एक दूसरे से, उसमें कितने डिफरेंसेस हैं, उसके बेस पे हम सैंपल साइज डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए समझो कि हमारे पास 100 लोग हैं, 100 पीपल किसी भी, चलो बुक्स ही मान लो 100 बुक्स है और 100 बुक्स एक ही सब्जेक्ट के, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, 100 बुक्स एक ही सब्जेक्ट के लिए, एक ही सब्जेक्ट के एक ही सब टॉपिक के लिए, बट डिफरेंट ऑथर्स के लिए। तो उस केस में यदि आपने कम सैंपल साइज भी लिया तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। बट वही 100 बुक में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑथर्स रहेंगे, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट रहेंगे, तो आपको अपनी सैंपल साइज को इंक्रीज करनी होगी फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। क्योंकि उसमें आपको फॉर एग्जाम्पल यदि आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ, सो आई चूज द इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट, तो यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के लिए वर्कआउट करना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के लिए आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है, रेडी करना है, और आपके पास जो 100 सैंपल्स हैं बुक के, उसमें आपके पास 20 हिस्ट्री के हैं, 20 इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, 20 मैथ्स के हैं, 20 बायोलॉजी के हैं, 20 केमिस्ट्री के हैं, 20 माइक्रोवेव के हैं, ऐसे करके मतलब 5 है, 5 सब्जेक्ट कंसिडर करना, क्योंकि हमने 100 ही सैंपल साइज लिया, 100 ही हमने अपनी यूनिवर्स के साइज लिए, पॉपुलेशन के साइज लिए। तो इन दैट केस आपको करना रैंडम सैम्पलिंग है या फिर आपको स्ट्रैटिफाइड करो, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब यदि आपको सैम्पलिंग करनी है तो फिर आप क्या करोगे, यू हैव टू टेक मोर नंबर ऑफ सैंपल, ताकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बुक ज्यादा आ सके और आप उससे बेटर डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सको। दिस इज द रीजन बिहाइंड डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज ज्यादा होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, या फिर आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, कंटेंट की बात हो रही है, तो फिर आप कम सैंपल साइज के साथ भी चल सकते हो। इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि आप क्या सैंपल साइज ले रहे हैं, बट येट इट्स ऑलवेज बेटर to have a good sample size in terms of number, to have a large number of sample size, ताकि आपके पास कम डेटा आए। तो यदि आपके पास कम पॉपुलेशन है तो आप उसके बेस पे सैंपल साइज डिफाइन कर लेंगे। ओह, ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एनीवन? No, ma'am. Okay, done. And the last step is to execute the sampling process. जो आपने सैम्पलिंग किया है उससे आपको ऑब्वियस है कि डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, आपने इसीलिए सैम्पलिंग किया है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट, जो आपको एग्जैक्टली लगती है, जो यूजफुल डेटा है, उसको आप उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए और उसको सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। This are the steps that is used in sampling. Done? Yes. While sampling, we do have some error. जब भी आप सैम्पलिंग करते हो, इतने टाइप्स की हमने, इतनी टेक्निक्स हमने सैम्पलिंग में यूज किए, तो ऑब्वियसली हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ एरर होते ही हैं, कहीं ज्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। तो
यदि हम प्रोबेबिलिटी सैंपल और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स की बात करें तो उसमें बेसिक क्या था, प्रोबेबिलिटी में हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे थे, हम कोई भी चीज को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे थे, तो सिलेक्शन के चांसेस सभी एलिमेंट्स के इक्वल थे सॉरी। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोग अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग या फिर कह लो जैसा कह लो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जजमेंट के अकॉर्डिंग, जिसको हम पर्पसिव कहते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं, कोटा के अकॉर्डिंग, मतलब ठीक है अपने को नोन हो, मतलब उस जो यूनिवर्स का जो पॉपुलेशन है वो हमारे sampling error and the second one we have a non-sampling error. A non-sampling error, अब बोलोगे सैम्पलिंग एरर क्या है, मतलब जो हमने सैंपल साइज चूज किया है, जो हमने सैंपल साइज सेलेक्ट किया है, उस जो मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो कि आपको एक कुछ मेडिसिन को टेस्ट करना है और वो मेडिसिन जो डिजाइन हुई है वो बेसिकली वो स्पेसिफिकली 20 to 25 एज ग्रुप के लिए सेलेक्ट हुई है। बट जब आपने सैम्पलिंग किया, मतलब लोगों को जब सेलेक्ट किया वाइल फॉर टेस्टिंग, तो आपने क्या किया, आपने वो प्लस माइनस के चक्कर में आपने 25 प्लस वाला ग्रुप सैंपल्स भी आप में आ गया, तो क्या होगा, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Oh, that's very interrupt. Okay. Then we have the next one. We have तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग बहुत सारे लार्ज सैंपल साइज यूज कर सकते हैं, we'll discuss in later कि हम लोग इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। The next we have a non-sampling error. Non-sampling error सैम्पलिंग की वजह से नहीं होती है, वो दूसरे रीजंस की वजह से होती है। वो क्यों होती है, मतलब वो सैंपल साइज से कंट्रोल नहीं हो सकती। यदि हम सैंपल साइज को इंक्रीज कर दे तो वो कंट्रोल नहीं होगी, जैसे कि हमारी सैम्पलिंग एरर है, यदि हमने सैंपल साइज को इंक्रीज कर दिया तो हमारी सैम्पलिंग एरर मिनिमाइज हो जाएगी, ये दैट लीड्स टू अ स्मॉलर सैम्पलिंग एरर, मिनिमाइज हो जाएगी। बट नॉन सैम्पलिंग एरर हमारी सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं करती है, वो सैंपल साइज पे उसके रिस्पेक्ट में नहीं डिसाइड होती है। तो कैसे, अब देखो सैम्पलिंग एरर क्यों आती है, वी हैव सम नंबर्स, मतलब वी हैव डिफरेंट टाइप्स की इनकी वजह से आ सकती है सैम्पलिंग एरर। जैसे आपने पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रेकफास्ट सीरियल कंजप्शन, मतलब जो बच्चे ब्रेकफास्ट में सीरियल कंजप्शन इन द सेंस की जो आप ब्रेकफास्ट में जो अनाज खा रहे हो उनका जो कंजप्शन हो रहा है उसका एक सर्वे हो रहा है। तो आपको क्या है डिसाइड, वो हमें डिसाइड करना है तो होम टू सर्वे, मतलब मॉम से सर्वे करना है, बच्चों से सर्वे करना है, या पूरी फैमिली से सर्वे करना है, या फिर आप उसके परचेज जो डिसीजन है, जैसे मॉम लेकर आ रही है तो हो सकता है वो मॉम नहीं खाती हो, वो सिर्फ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा लेके आती हो, तो हमें यदि सीरियल का कंजम्पशन चेक आउट करना है तो हमें किस पॉपुलेशन से, किस एलिमेंट से सर्वे करना है, किसको डिसाइड करना है एज ए सैंपल, किसको कंसिडर करना है एज ए सैंपल, दैट विल लीड्स टू सैम्पलिंग एरर, दैट विल लीड्स टू सैम्पलिंग एरर। फॉर एग्जाम्पल यदि सीरियल कंजप्शन सिर्फ मॉम एंड बच्चे कर रहे हैं और आपने अपने सैंपल में दादी को कंसिडर कर लिया, तो वो एक आपका जो सर्वे होगा दैट विल लीड्स टू एरर इन योर रिजल्ट। तो इस तरीके से जो सर्वे होते, जो पार्ट होते हैं, दैट इज अ पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर। यदि आपने गलत सैंपल को ले लिया दैट लीड्स टू सैम्पलिंग एरर। सॉरी, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग वी हैव सैंपल फ्रेम एरर। सपोज करो आपने सैंपल तो सही ले लिया,
फिर जब आपने फ्रेमिंग करनी स्टार्ट की, जब आपने फ्रेमिंग करनी स्टार्ट किया, तो यदि आपने कुछ कैटेगराइज कर लिया है या फिर आपने दूसरी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया है या फिर आपने क्राइटेरिया जो क्वेश्चनर करना है वो आपने डिफरेंट फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है, तो अगेन दैट विल लीड्स टू सैम्पलिंग एरर एंड दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज सैंपल फ्रेम एरर। जो आपने फ्रेम डिसाइड किया है, यदि वो सही नहीं होगा तो उसकी वजह से जो एरर आ रही है दैट विल आल्सो लीड्स टू सैम्पलिंग एरर। Then the next one we have non-response error. वैसे mostly non-response error is a type of non-sampling error, but yes, कई बार जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया था, जो आपने रिस्पोंडेंट को सेलेक्ट किया था, वो यदि रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा वो आपको जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर सपोज करो जो आपने पेपर सेलेक्ट किया था अपने रिसर्च के लिए, जो आपने पेपर को सैंपल किया कि मुझे इससे करना है, बट उसका टॉपिक तो वही था, तो आपने टॉपिक देख के सेलेक्ट कर लिया, बट क्या हुआ पेपर के अंदर कंटेंट कुछ और निकला, तो क्या हुआ दैट विल लीड्स टू सैम्पलिंग एरर। अब वो पेपर तो मेरे काम का नहीं है, तो फिर मैंने एक सैंपल खराब किया ना, तो दैट विल टेंड्स टू सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर को रिमूव करने के लिए व्हाट वी कैन नो, केयरफुली सैंपल डिजाइन। ऑब्वियसली जब भी हम लोग सैंपल को डिजाइन कर रहे हैं, सैंपल जब सेलेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत केयरफुली करें। द सेकेंड ऑप्शन वी हैव लार्ज सैंपल्स। यदि आपने बड़ा ज्यादा मतलब बहुत सारे सैंपल्स लिए हैं, अपनी बड़ी साइज की सैंपल ले रखी है, सैंपल साइज अपनी बड़ी कर रखी है, तो यू विल हैव ऑप्शन, आपको एक जनरलाइज डेटा मिल जाता है। Then you have multiple contacts, जो अभी आपने क्वेश्चंस आंसर किए हैं उनके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मल्टीपल डेटा यदि आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो दैट विल लीड्स टू अ गुड डेटा और दैट विल लीड्स टू रिड्यूस द सैम्पलिंग एरर। बेसिक है ये स्टेप्स टू रिड्यूस सैम्पलिंग एरर। ये सारे मैंने इसलिए मेंशन कर दिया दैट विल हेल्प यू टू राइट इन योर एग्जाम्स कि आप लिख सकते हो सैम्पलिंग एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना सैंपल साइज बढ़ा दो। भाई यदि 100 में से आपने 5 ही को लिया है, 5 ही को सैंपल साइज सैंपल किए हैं, तो सैम्पलिंग एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यदि आपने 100 में से सपोज करो 80 ले लिया है, तो देयर इज अ चांस कि आपके उसमें एरर के चांसेस बहुत कम हो और आपका डेटा एक्यूरेट हो या फिर कह लो मोर एक्यूरेट हो। द नेक्स्ट वन इज जो हम सब ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम एक सैंपल साइज को लेकर फिर हम उसको डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो दैट विल बी आल्सो लीड्स टू सैम्पलिंग एरर। तो वो बहुत कंसिडर करके आपको जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया है, जो भी आपको एलिमेंट्स कंसिडर करना है फॉर योर रिक्वायरमेंट फॉर योर रिसर्च, वो आपको बहुत केयरफुली डिजाइन करना होगा, वो आपको बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज टू नो योर पॉपुलेशन। ऑब्वियसली भी आपको कुछ आइडिया होगा कि आपके यूनिवर्स के अंदर, या फिर जो हमने एग्जांपल लिया है कि लाइब्रेरी की इस सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हमारी बुक्स है, तो आप बेटर आप उसको सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हो यदि आपको पॉपुलेशन का आइडिया होगा। यदि आपको बुक्स का आइडिया होगा तो यू कैन हैव अ गुड सैंपल्स, करेक्ट। So these are the basic steps that will help to reduce your sampling errors. The next we have non-sampling error, मतलब जो sampling की वजह से नहीं हो सकते, वो जो सैंपल लिया है ना उसकी वजह से हो रहा है, जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है ये उसकी वजह से हो रहा है, बट ये जो सैम्पलिंग प्रोसेस आपने की है ना उसकी वजह से नहीं हो रहा। तो इसके अंदर वी हैव नॉन रिस्पॉन्स एरर। ये उसी तरीके का जो हमने पहले डिस्कस किया है कि जो भी आपने सैंपल लिया है उसने यदि रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर उसने गलत आंसर दे दिया, फॉर एग्जांपल आप कोई सर्वे कर रहे हो और आपने जो भी पर्सन को सेलेक्ट किया है, पर्सन इज नोन एज सैंपल, तो उससे आपने कोई क्वेश्चन ऐड किया, आपने कोई इंटरव्यू सेशन किया कि ये ऐसी चीज है, तो फिर क्या है, और उसने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया या फिर उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बोला नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तो दैट विल लीड्स टू नॉन सैम्पलिंग एरर। क्योंकि हमने सैंपल तो कर लिया, तो अपने सैंपल से उसको चेंज तो नहीं कर सकते, बट यस तो उस पर उसकी वजह से हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर आएगा। ओके
इसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि रिस्पोंडेंट एरर, यदि वो भूल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, उसकी वजह से जो भी आपने रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट किया है, कोई जो भी आपने नोटबुक सिलेक्ट की है जिसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड है तो उसकी वजह से, या फिर कोई गलत डेटा मेंशन है कि कोई रेक्टिफाइड डेटा है, मतलब ऐसा होता है ना, वो कई बार रिजल्ट्स को चेंज कर देते हैं, तो फिर वो सारी चीजें यदि मेंशन है आपके रिसर्च जर्नल में, आपने कुछ पेपर सिलेक्ट किया है उसमें उन्होंने कोई डेटा वो मेंशन करना चाह रहे हैं बट उनके पास वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है फॉर देयर रिसर्च, तो उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन कर लिया रिजल्ट में, तो दैट विल लीड्स टू रिस्पोंडेंट एरर। जो आपने बुक्स, जो भी आपने सैंपल सिलेक्ट किया है उसमें गलत होने की वजह से दैट विल लीड्स टू रिस्पोंडेंट एरर, और ये रिस्पोंडेंट एरर क्या लीड्स टू नॉन सैम्पलिंग एरर। अगेन इंटरव्यूअर बायस, बायस कहने का मतलब है यदि आपने कोई क्वेश्चन आंसर किया, यदि आपने कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हो और थोड़ी आप बायसिंग हो, मतलब क्वेश्चंस पूछने में या फिर बाय एनी मींस यदि आप बायसिंग हो तो फिर क्या होगा, दैट विल लीड्स टू नॉन सैम्पलिंग एरर। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जैसे आपसे कोई क्वेश्चन आंसर हो रहा है और सामने से कोई क्वेश्चन आ रहा है, बट हमेशा ऐसा ही होता है, एक पॉइंट पे आके हमें ऐसा लगता है कि आंसर देना चाहिए और कितने एक्सटेंड तक हमें आंसर देना चाहिए, तो दैट विल लीड्स टू अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू बायस कहते हैं उसको, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम, मतलब दैट विल लीड्स टू नॉन सैम्पलिंग एरर। The next is we have recording errors. Recording error जिस डिवाइस में आप मेंशन कर रहे हो उसमें कोई एरर आ जाए, फॉर एग्जांपल यदि रील्स हैं तो रील्स वाले वो डेटा करप्ट हो जाए, या रील्स जैसे पहले के टाइम पे जो कैसेट्स में होते थे रील्स, तो वो रील्स यदि टूट जाता है तो हम उसे सेलो टेप से स्टिक कर देते थे एंड इट विल वर्क बेटर। बट यस, उस स्पेस का जो डेटा होता है, उस फ्रेम का जो डेटा होता है, या फिर जो म्यूजिक होती थी, वो जो इंफॉर्मेशन होता था उस फ्रेम का, वो लॉस हो जाता था। सिमिलरली यदि कोई आपने फाइल सेव की है तो वो कोई फाइल करप्ट हो गई बाई एनी मींस, तो वो हमारा डेटा लॉस हो गया। आपने यदि कोई एक्सेल शीट्स में डेटा रिकॉर्ड किया है और किसी की भी गलती से कोई कॉलम डिलीट हो गया, कोई रो डिलीट हो गया, तो दैट विल लीड्स टू रिकॉर्डिंग एरर एंड टेंड्स टू नॉन सैम्पलिंग एरर। सिमिलरली पुअरली डिजाइन क्वेश्चन है, जैसे आपने जो भी आपने क्वेश्चन के लिए आपने सैंपल सेलेक्ट किए हैं, आपने कुछ गलत नहीं बोलो, या फिर बोलो कि जितनी जरूरत थी आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए, आपको जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिजाइन करना था या फिर आपको जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना था उसको फुलफिल नहीं कर पाया। आपने 20 क्वेश्चन तो डिसाइड कर लिए बट उस 20 क्वेश्चन के आंसर से आप अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाए, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ पुअरली डिजाइन क्वेश्चनेयर and that leads to also non-sampling error. Here we have sampling error versus non-sampling error. Simple as sampling error can arise even no apparent mistakes been made, as opposed to non-sampling error किसकी वजह से होता है? When mistake occurs. जो हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें मिस्टेक की वजह से non-sampling errors होती है। Sampling occurs when the sample is not representative of the universal truth. मतलब जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया है वो करेक्ट नहीं है, तब हमारा सैम्पलिंग एरर होता है। Whereas non-sampling error is specific to a certain study design. यदि आपने जो भी स्टडी आपने डिजाइन किया है कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन करना है, उसकी वजह से नॉन सैम्पलिंग एरर आती है। Similarly, next we have sampling error can be reduced greatly as sampling size increases. It is obvious sampling error को हम minimize कर सकते हैं by increasing our sample size, by increasing our population sample size. But non-sampling error requires more methodological process to reduce. मतलब यहाँ पे हमें error finding process को execute करना होगा. It is not dependent on sample size. Similarly, next we have sampling error is often caused by internal factors, whereas the non-sampling error is caused by external factor, not entirely related to a survey, study or census. I hope it's clear.
कि सैम्पलिंग एरर क्या है और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है। ये दोनों हमारे टाइप्स ऑफ सैंपल एरर हैं। करेक्ट। Then we have next topic, characteristics of good sample। जो भी आपने सैंपल को सेलेक्ट किया है from the population, from the mentioned population, उसमें मतलब सैंपल की गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसलिए मैंने इसको although we have discussed, हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सारे टॉपिक्स को लास्ट अपने स्लाइड्स में डिस्कस कर रखा है, बट स्टिल वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब जो आपने सैंपल जो भी आपने पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट किया है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो सैंपल मैं चूज कर रहा हूँ उस पे ऐसे दया करके या फिर वो मेरा रिलेटिव है इसलिए सैंपल नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे नोन का पेपर है इसलिए आपको पेपर चूज नहीं करना। वो पेपर आपके रिसर्च के ओरिएंटेड है, आपके रिसर्च टॉपिक को फुलफिल्ड कर रहा है, आपके रिसर्च क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, इसलिए आपको पेपर सेलेक्ट करना है। वो पेपर बहुत अच्छा लिखा हुआ है नहीं, इसलिए आपको सेलेक्ट नहीं करना है। वो पेपर बहुत अच्छा डिजाइन का है नहीं, वो पेपर बहुत अच्छा लिखा तो होना ही चाहिए, बट वो आपके फील्ड का होना चाहिए, वो आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। उसकी जो डिजाइन है वो खूबसूरत हो, वो दैट इज एट देयर प्लेस, वो आपके रिसर्च के रिस्पेक्ट में खूबसूरत होना चाहिए, देन दैट विल बी लेट्स टू अ गुड सैंपल। तो गुड सैंपल आपको जब भी पेपर सेलेक्ट करना है तो दैट शुड बी ऑफ गुड कंटेंट ऑफ रिलेटेड टू योर ओनली फील्ड। आपको सिर्फ अपने रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड ही पेपर को सर्च करना है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ गुड सैंपल। The very first and very important. The second, we have a accurate representative of the universe. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, आप जब पेपर सर्च करते हो इंटरनेट पे या फिर आप गूगल स्कॉलर्स पे चेक करते हो या फिर आप किसी जर्नल्स की वेबसाइट पे जाके चेक करते हो, तो होता क्या है कि आपके पास पेपर्स कई बार अच्छे मिल जाते हैं, बट उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है कंटेंट का, फॉर एग्जांपल आपको अच्छे टॉपिक, क्या होता है पहले टॉपिक ही दिखता रहता है ना कि ये टॉपिक है, तो आपने टॉपिक अच्छा दिखा, कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छा सा बहुत अट्रैक्टिव सा टॉपिक होता है रिलेटेड टू योर फील्ड ओनली, हमने ये मेंशन कर दिया है कि दैट इज अ गोल ओरिएंटेड, तो हम उस पेपर को ले लेते हैं, बट क्या होता है अंदर उसमें बहुत जनरल इंफॉर्मेशन होती है जो बहुत बेसिक है, तो वो एक्यूरेसी आपको रिप्रेजेंट नहीं करेगी, समझा। तो यदि आप कोई पेपर सिलेक्ट कर रहे हो तो दैट शुड बी अ गुड, उसमें कंटेंट का देयर शुड बी अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट और एक्यूरेट कंटेंट शुड बी देयर। तो वो आपको रीड आउट करने में पता चल जाएगा कि हाँ ये अच्छा है या नहीं है, या फिर कोई रिव्यू पेपर है तो उसमें वो समझ में आएगा कि उन्होंने जो पेपर डिजाइन किया है वो फेयरली डिजाइन किया है या नहीं किया है। तो आपको इन सब चीजों को भी कंसिडर करना है while selecting a sample. The next we have a proportion। वो वही है कि आप लोग कितने सैंपल साइज सेलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यदि कोई रिसर्च करना है, अभी आप वेरी फर्स्ट स्टेप में है तो should at least go through the 50 to 60 रिसर्च पेपर। मैं सिर्फ साइंस के स्टूडेंट के लिए भी मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आर्ट्स का मुझे बहुत आइडिया नहीं है, बट साइंस स्टूडेंट को अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए मिनिमम 50 to 60 पेपर को गो थ्रू करना ही होता है। उसके बाद तो आप करोगे ही फॉर लिटरेचर सर्वे, बट अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए you should minimum go through 50 or 60 research paper, ताकि आपको एक आइडिया हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एक्यूरेटली आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली उस फील्ड में क्या चल रहा है। देन नेक्स्ट वी हैव अ रैंडम सिलेक्शन। एग्जैक्टली जो भी आपने सिलेक्शन करना है वो बायस होकर नहीं करना है, वो आप इन जनरल आप देखोगे अपने गोल के रिस्पेक्ट में, डेटा की एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में, और जो आपको टॉपिक आपने सिलेक्ट किया उसके बेस पे आपको इसको रैंडम सिलेक्शन करना है। रैंडम जो सिलेक्शन है वो आपके थर्ड स्टेप्स में है। इफ यू डू रिमेम्बर द सैम्पलिंग स्टेप, जो सिलेक्शन स्टेप है वो हमारा थर्ड स्टेप है। तो सबसे पहले हमने पॉपुलेशन डिफाइन कर ली है कि हमें एग्जैक्टली किस पॉपुलेशन को टारगेट करना है, फिर हमने एक सैम्पलिंग फ्रेम भी डिफाइन लिया है कि उसके अंदर भी हमें कितनी सैम्पलिंग फ्रेम लेनी है, और देन वी जंप ऑन
टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस कि हमें किस तरीके से सैम्पलिंग करनी है, तो उस पर हम उस पर जंप करते हैं. द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिकल. ऑब्वियसली जब भी हम कोई सर्वे कर रहे हैं या फिर आप रिसर्च ही कर रहे हो, तो इट्स ऑब्वियस वो जितना ऑप्टिमाइज होगा इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम, और आउटपुट आपको जितना अच्छा होगा, उस जो भी हमारी सिस्टम होती है जिसमें हमारे पास मनी और टाइम कम लगता है और हमें एफिशिएंसी अच्छी मिलती है, या आप कह लो आउटपुट अच्छा मिलता है, उसको हम ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम कहते हैं. तो दैट शुड बी इकोनॉमिकल, ताकि आपके पैसे और समय दोनों की बचत हो. इवन योर एफर्ट शुड बी लेस. तो आपको अच्छे पेपर सेलेक्ट करना है. जैसे आपने जनरल पेपर सेलेक्ट कर लिया, अरे नाम लिखा था 50 पेपर सेलेक्ट करना है, और जब आपने 50 एकदम धड़ाधड़ अपने 50 पेपर प्रिंट कर लिया, तो क्या होगा? उससे कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा. आपको अच्छे 50 पेपर को फाइंड आउट करना है. देन यू शुड गो थ्रू दैट पेपर्स और जर्नल्स. द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज प्रैक्टिकल. जो भी आपने पेपर को सेलेक्ट किया है, जो भी आपने डेटा सेलेक्ट किया है, वो डेटा सिर्फ थ्योरी नहीं होने चाहिए. देयर शुड बी सम एक्सपेरिमेंट डन, देयर शुड बी सम प्रैक्टिकल सेटअप डन, देयर शुड बी सम प्रोजेक्ट शुड बी डन. वो डेटा को आपको एक्सट्रैक्ट करना है. उससे आपको अपने रिसर्च का रियलिटी का पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो कितना एफिशिएंट है इन योर रियल टाइम एनवायरनमेंट. तो आपको उन सारी चीजों को कंसिडर करना है while selecting your sample. I hope ये समझ में आ गया होगा सभी को. Yes, ma'am. Okay, done. सिंपल जो है टॉपिक मैंने इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि ये चैप्टर 5 में सैम्पलिंग डिजाइन में ये अलग से टॉपिक मेंशन था कि टेक्निक्स ऑफ सेलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल. तो दीज आर द बेसिक्स टेक्निक. डू वी हैव सम कमेंट? These are the basic techniques. आपके पास सॉरी यस कोई क्वेरी है आपकी? सुनील? No, I think in general he said very good evening. Okay, so these are the basic steps जिसको आप while selecting a random sample, कोई sample को randomly select करने के लिए you have to follow these steps only. Step 5 is extracting your data. Step 5 is extracting your data. These are the same steps which we have discussed earlier. Extracting the data systematically. Done. The next topic we have at this point, the chapter 5 is completed now. That is your sampling design. Chapter 5 is sampling design. So we have just completed that chapter. Then next chapter we have is data collection. Data collection. आपने sample तो कर लिया, चलो ठीक है. जो आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो वो क्या होता है? कोई मुझे बताना चाहेगा? जैसे डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, बट इन जनरल डेटा कलेक्शन क्या होता है? सेम है, सैम्पलिंग की तरह ही है मैम. बट हम डेटा स्टैक कर रहे हैं. हाँ बताइए. When we go to the sample or the population from where the information is need to be collected, that is basically data collection, from where the information is collected. So that can be like primary or secondary also. In primary data we go to the actual population, and in secondary we take the data which has already been collected, and we just take it from some journals or newspapers or magazines. करेक्ट. जब हमने सैम्पलिंग कर लिया तो ऑब्वियस है